मनु का सप्तांग सिद्धांत। यह बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान के द्वितीय पेपर प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी। प्राचीन भारत में मनु, कौटिल्य, शुक्र ने राज्य के 7 अंग माने हैं। सप्तांग यानी 7 अंग माने हैं, या मनु ने इसकी 7 प्रकृतियां मानी हैं। मनु भारतीय चिंतन में विधिवत रूप से प्रथम माने जाते हैं। इनके ग्रंथ का नाम मनुस्मृति है और इसके रचना काल में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे राज्य के 7 अंग या 7 प्रकृतियां सप्तांग सिद्धांत पर। सप्तांग यानी वर्तमान में जिस तरह से राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने जाते हैं: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार व संप्रभुता, उसी प्रकार उस समय की परिस्थितियों के अनुसार 7 अंग माने गए। मनु ने इनके लिए, जैसा मैंने पहले बताया, प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है। ये 7 आप स्लाइड पर देख सकते हैं। स्वामी राजा, मंत्री, पुर का मतलब किला, परकोटा राजधानी, राज्य यानी जिस तरह से कौटिल्य ने जनपद शब्द का प्रयोग किया है, जनपद जनता, और भूमि, कोश मतलब खजाना, दंड उसकी सेना, और मित्र। हम एक एक की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम स्वामी राजा। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ यह है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा तथा समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। दूसरा, मंत्री। राजा के साथ मंत्री भी होता है। मनु का मत है कि राज्य का कार्य कुशल मंत्रियों के बिना नहीं चलाया जा सकता। मंत्री को राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर मनु ने स्पष्ट कर दिया है कि शासन की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा योग्य मंत्रियों के माध्यम से कर सकता है। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और
योग्यताओं का भी विस्तार से वर्णन किया है। तीसरा पुर। पुर का अर्थ हुआ किला, परकोटा या राजधानी। यह ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से सुरक्षित हो, उसमें रक्षा और भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी आप कोई पुराना किला देखते हैं तो बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर इतना बड़ा होता है कि कुछ खेती भी की जा सकती है। संकट काल के समय खेती है उससे उपज हो जाती है, क्योंकि उससे बाहर नहीं जा सकते। इनमें दुर्ग की कई श्रेणियां हैं, जैसे धानवंत दुर्ग। धानवंत दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ रेगिस्तान होता है और बीच में ये धानवंत दुर्ग होता है। बीकानेर का जूनागढ़ जो है धानवंत दुर्ग मान सकते हैं। जल दुर्ग, जिसके चारों तरफ जल हो। वृक्ष दुर्ग, यानी एक तरह से वन के अंदर होगा। मनुष्य दुर्ग, जो साधारण दुर्ग हो सकता है। गिरि दुर्ग, गिरि मतलब पर्वत, पर्वत दुर्ग भी कह सकते हैं इसमें, जो पर्वत के ऊपर हो सकता है। इस तरह उन्होंने कई प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है, जो पर्वत पर हो सकता है, जो रेगिस्तान में हो सकता है, जो बिल्कुल जल के अंदर हो सकता है। इस तरह कई श्रेणियां हैं। चौथा राज्य। राज्य शब्द का प्रयोग इस कुछ भ्रम सा उत्पन्न करता है, परंतु जिस प्रकार कौटिल्य ने जनपद शब्द का प्रयोग किया है, जनपद का अर्थ होता है राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता। तो राज्य की भूमि और जनता, भूमि ऐसी होनी चाहिए जो बहुत उपजाऊ हो, उसमें बहुत प्रकार के खनिज हो, रक्षा करना आसान हो। जनता भी सरल हृदय वाली, स्वामी भक्त व करों को चुकाने की क्षमता रखने वाली होनी चाहिए। दोनों ही अच्छे होने चाहिए, तभी राज्य अच्छी तरह संचालित होगा। कोष। राज्य में एकत्रित धन को मनु ने कोष का नाम दिया है, यानी खजाना। ये काफी महत्वपूर्ण होता है। यह समुचित या उचित रूप में ही होना चाहिए, बिना कोष के कार्य संचालित नहीं हो सकता। मनु की मान्यता है कि राजा के पास उचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। क्योंकि कोष उचित नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तो जनता के कल्याण का काम नहीं कर सकता। दंड यानी सेना। दंड या सेना को मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना है। मनु ने सेना के अनेक अंगों, जैसे हस्ती सेना, हाथी, रथ सेना, रथ होना चाहिए, अश्व सेना यानी घोड़े, जल सेना जो जल में काम करती है, और पदाति जो पैदल चलती है, का उल्लेख किया है। और राजा को यह परामर्श दिया है कि सभी अंगों को मजबूत बनाए और उनकी उचित देखभाल करे। यानी जिसके पास एक अच्छी सेना होती है, उसके मित्र तो मित्र ही बने रहते हैं, शत्रु भी मित्र बनने की संभावना रहती है। प्राचीन भारत में वैसे भी युद्ध ज्यादा होते थे, छोटे छोटे राज्य थे और युद्ध ज्यादा होते थे, उसमें सेना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी। सातवां उसमें मित्र। मनु ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया है। और इसमें दो तथ्यों की ओर संकेत किया है। प्रथम यह कि कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता, अन्य राज्यों से अनिवार्य रूप से संबंध बनाने पड़ते हैं। ऐसा वर्तमान में भी है, क्योंकि पूरा देश, पूरा राज्य पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं होता, अन्य देशों के साथ भी सामाजिक
आर्थिक, राजनीतिक संबंध रखने होते हैं, तभी वो संचालित होता है। और दूसरा, राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह प्रयास करना चाहिए कि अन्य राज्यों के साथ संबंध मित्रतापूर्ण रहे। इस प्रकार मनु ने राज्य को सप्तांग प्रकृतियों में स्थान देकर और राज्य द्वारा शांति की नीति अपनाए जाने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। मनु ने इन सातों प्रकृतियों को आवश्यक माना है। राजा को इन सब पर विचार करना चाहिए और जो भी प्रकृति कमजोर है या जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है, उसमें सुधार करना चाहिए। उनका मानना है कि इसमें सबसे प्रमुख प्रकृति स्वामी अथवा राजा है, अन्य उसकी सहायक प्रकृतियां हैं। और दूसरा उसका महत्वपूर्ण प्रकृति मंत्री है। यानी स्वामी और मंत्री दो गाड़ी के दो पहियों के समान है, जिनके बिना शासन चल नहीं सकता। अन्य प्रकृतियों का भी उन्होंने आपस में निर्भर बताते हुए, पारस्परिकता बताते उन्होंने त्रिदंड के समान माना है। त्रिदंड यानी तीन पैरों की एक तिपाही होती है, तो तीनों पैर ही उसके महत्वपूर्ण होते हैं। एक भी पैर अगर टूट जाता है उसका तो वो काम नहीं करती। इसी प्रकार राज्य की सभी प्रकृतियां आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। समय और परिस्थितियों के अनुसार किसी किसी का महत्व घटता और बढ़ता है। मनु ने कहा है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव होता है, उस प्रकृति को इस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतम मानना चाहिए। यानी अलग अलग समय, कई बार जनता के कल्याण के लिए कोष की आवश्यकता है, तो कोष को उसमें ज्यादा महत्व देना चाहिए। दंड यानी युद्ध के समय सबसे महत्वपूर्ण जो हुआ वो सेना ही हुई, और मित्र भी, मित्रों का सहयोग भी लिया जा सकता है, तो उसमें ये महत्वपूर्ण हुई। मित्र शांति काल, युद्ध काल में दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि शांति काल में व्यापार वाणिज्य के लिए, सहयोग के लिए मित्र की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार राज्य जो है, जनता, भूमि और जनता, ये भी महत्वपूर्ण है। तो लगातार इनकी महत्व को उन्होंने बताया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनु ने उस समय के हिसाब से 7 प्रकृतियों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। हालांकि जैसे मैंने शुरू में कहा, वर्तमान में राज्य के 4 आवश्यक तत्व ही माने जाते हैं, परंतु प्राचीन भारत के हिसाब से, उस समय के हिसाब से ये 7 अंग आवश्यक माने जाते हैं। धन्यवाद।